जय हिंद दोस्तों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष कुमार मिश्रा और मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में हमारा उद्देश्य ये है कि जब आप हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षाएं देने जाएं तो आप लोगों का जो है दिमाग पूरी तरह से उस चीज़ के लिए रेडी हो कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको पूरी तरह से यहाँ समझाया जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी। और पुराने पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग ये सारी वीडियोस को देख के अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को एक तरह से काफ़ी हद तक आपका जो है सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर से ही। तो आप लोग के पास जो है मार्क्स ज़्यादा पाने के आपके मौके होंगे, आपके पास मौके ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखिए, आपका काम क्या है, मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और आप लोग बस बहुत ध्यान लगा के इस चीज़ को पूरा सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार अगर आप देखेंगे, 2 या 3 बार आप देख लेंगे तो उसके बाद से आपकी काफ़ी तैयारी इस वीडियो को ही देख के हो जाएगी। आइए हम लोग बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पहला सेट लेकर आए हैं। ठीक है, पहला सेट है 825 CQ, इसका कोड है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसा होता है जो प्रश्न पत्र आता है, जो हमारे यूपी बोर्ड में प्रश्न पत्र आता है वो कैसा आता है। तो प्रश्न पत्र जो होता है हमारा, आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें से 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, उसके अलावा मैं पहले यहीं पे बता दे रहा हूं कि देखिए निर्देश क्या क्या वहाँ पे लिखे होते हैं। लिखा होता है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऑल्दो आपको उसमें अथवा जैसे ऑप्शन मिलते हैं कि ये अगर ये नहीं आ रहा है तो अगला वाला देख लीजिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके लिए अथवा के ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र जो होता है 2 खंडों अ और ब में विभाजित होता है। ठीक है, अ खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 20 होते हैं, एक अंक के होते हैं, यानी अ खंड जो होता है वो कुल 20 नंबर का होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके अंदर आपको प्रश्न पूछा गया रहता है और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 विकल्प दिए रहते हैं। उन्हीं में से एक आपको चुनना होता है। जो सही विकल्प है वो चुन के आपको आंसर अपने OMR शीट में, वहाँ पे OMR शीट मिलती है आपको, उसके अंदर आपको गोला भरना होता है, उस OMR शीट में मार्क कर देना होता है। ठीक है, हर प्रश्न का अंक जो है उसके सम्मुख अंकित होता है। जितने प्रश्न हैं सबका जो कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न है वो उसके आगे लिखा होता है। जो खंड ब होता है उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। इसका मतलब ये कि टोटल पेपर 70 नंबर का होता है। 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 20 नंबर के बहुविकल्पी और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न। और वर्णनात्मक प्रश्न जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक द्वितीय। वर्णनात्मक 1 जो होता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका आंसर आप लोगों को 80 शब्दों में देना होता है। और वर्णनात्मक द्वितीय जो होता है या सेकंड होता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। शब्द लिमिट का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना दिया है उतने में ही हम लोग अपना आंसर कंप्लीट कर लें। उससे ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और हम लोग जो है प्रिसाइज लिखने की कोशिश, इसी तरीके से हम लोग प्रिसाइज लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। ठीक है, जो भी प्रश्न उनके होते हैं उनके उत्तरों को एक साथ ही दिया जाना चाहिए। आइए हम लोग प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले खंड अ, इसके अंदर जैसा हम लोगों ने देखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। तो इसमें दे रहे हैं निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो OMR के अंदर आपको OMR शीट मिलती है, वहाँ पे उसमें आपको इनके आंसर को मार्क कर देना होता है। आइए हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है मेटरनिख, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट या ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो दोस्तों, फ्रांस जो है कहा जाता है लोकतंत्र का उदय, लोकतंत्र का स्टार्ट जो हुआ है वो फ्रांस से शुरू हुआ है। और फ्रांस उस समय पे जो कुछ भी करता था, फ्रांस में जो कुछ भी होता था, पूरे यूरोप पे उसका असर पड़ता था। तो ऑस्ट्रिया के एक चांसलर थे जिनका नाम था मेटरनिख।
ये कथन मेटरनिख का है। मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस कथन का ये मतलब था कि फ्रांस के अंदर कुछ भी अगर होता है तो उसकी हलचल, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका असर पूरे यूरोप के ऊपर पड़ता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हमारे ऑप्शन है विलियम प्रथम, ऑटो बॉन बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी या फिर कावूर की। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी जो है, जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद नेपोलियन दोबारा एक राजा बन के आता है। फ्रांस की क्रांति के बाद एक राजा बनता है नेपोलियन। वो क्या करता है, जर्मनी को 39 छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करता है। और फिर बाद में जब राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है यूरोप में, तो जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। बहुत सारे क्रांतिकारी सामने आते हैं और इन सब चीज़ों को यूरोप के अलग अलग देशों का एकीकरण शुरू होता है। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी थी वो थे ऑटो बॉन बिस्मार्क। ऑटो बॉन बिस्मार्क की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जर्मनी के एकीकरण में। ये ज्यूसेppe गैरिबाल्डी जो है ये इटली के एकीकरण में भूमिका निभाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि कॉर्न लॉ, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लगे हुए थे, उसको समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो कॉर्न लॉ जो थे ब्रिटेन के अंदर, ये लगाए गए थे विदेश से आयातित, मतलब जो ब्रिटेन के अंदर कहीं दूसरे देशों से आयातित अनाज था, जो कुछ भी मतलब कृषि प्रोडक्ट थे, उनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया था जिसको कॉर्न लॉ कहते हैं। अब वो टैक्स लगने की वजह से वहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई थी। महंगी होने की वजह से जो वहाँ के उद्योगपति थे, जो वहाँ के रईस लोग थे, धनवान लोग थे, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि चीज़ें बिक नहीं रही थी। तो वहाँ के जो उद्योगपतियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, हमारे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि, उद्योगपतियों शहरियों का विरोध, कॉर्न आयात पर नियंत्रण या कृषि उत्पादों की अधिकता। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ के उद्योगपतियों ने और रईस लोगों ने, शहर के लोगों ने विरोध कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध की वजह से कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दुनिया के अंदर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि मुद्रा का जो है विनियमन करती है, देश के अंदर ट्रेड को और मुद्रा को विनियमित करती है। ये थोड़ा बहुत लोन देने का भी काम करते हैं। हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं, वर्ष 1940 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1943 में या वर्ष 1944 में। तो हमारा सही आंसर जो है वर्ष 1944 में शुरू हो गई थी और इसको स्थापित किया गया था वर्ष 1944 में और 1945 में स्टार्ट हुआ। 1945 में इसने काम करना शुरू किया है। तो स्थापना पूछ रहे हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1944 में स्थापना हो गई थी इनकी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो गुलामगिरी नाम की पुस्तक जाति व्यवस्था से संबंधित है या सांप्रदायिकता से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है या बाल विवाह से? अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहा जाता है। ठीक है, गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है वो छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? हमारे ऑप्शंस हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो दोस्तों, बेल्जियम के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, वहाँ पे जो जनता है, वो दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं मेनली, बहुत ज़्यादा। उसमें डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसके अंदर जो है वहाँ पे दो तरह के सामुदायिक समूह निकल के आते हैं। तो वहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार होती है। पहली सरकार जो है वो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, उसके अलावा एक सामुदायिक सरकार है। तो जो सामुदायिक सरकार जो होता है वो अलग अलग सामाजिक समूहों के हिसाब से उनको गठित किया गया है और उनके अंदर जो है सत्ता की साझेदारी की गई, यानी कि अलग उनके लैंग्वेज के बेसिस पे उनका समुदाय बनाया गया है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य जो है सत्ता का विभाजन किया गया है, सत्ता की साझेदारी की गई है सामुदायिक सरकार में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? तो महिला आरक्षण अधिनियम के बारे में देखेंगे, 2023 में ये पास हुआ और इसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसको? महिलाओं को। कहाँ पे? यही ऑप्शन हमारा पूछ रहा है कि किस संस्था में दिया गया है। लोकसभा में दिया गया है, विधानसभाओं में दिया गया है, दिल्ली विधानसभा में दिया गया है, इन सभी में दिया गया है। तो दोस्तों, महिला आरक्षण अधिनियम जो है वो 106वां संविधान संशोधन है, हमारा 106वां संविधान संशोधन है
यानी कि संविधान जब से बना है तब तक 106 बार संशोधन उसमें हो चुका है। 106वां संशोधन के तहत हम लोगों ने महिला आरक्षण अधिनियम पारित करवाया है हमारे देश की संसद ने, और इसमें देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में भी, विधानसभाओं में भी और दिल्ली विधानसभा में। यानी हमारा ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी, इन सभी जगहों पे महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। दोस्तों सांप्रदायिकता की जो समस्या होती है बेसिकली क्या है, किसी एक धर्म के लोग जो है अपने आप को सर्वोच्च मान लेते हैं, या किसी एक धर्म को सर्वोच्च मान लिया जाता है, दूसरे धर्म को अपने से नीचे मान लिया जाता है, तो उस कंडीशन में सांप्रदायिकता की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर दूसरे धर्म के लोगों से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है, धर्म और राष्ट्र का आधार, अगर धर्म को अगर राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, दूसरा है किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, तीसरा है सभी धर्मों का समान आदर किया जाए, और चौथा है ए और बी दोनों। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी एक धर्म अपने आप को ऊंचा मान लेगा तो क्या होगा, दूसरे धर्म से उसके टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यानी कि सभी धर्मों का समान अगर आदर किया जाए तो इस कंडीशन में तो ये होगा ही नहीं कि अपने आप को ऊंचा मान लिया गया, तो टकराव नहीं होगा। यानी कि जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि अगर धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक राष्ट्र में एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। और किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, अगर राजनीति से जोड़ देंगे तो जो भी राजनीति करने वाला इंसान होगा वो अपने धर्म को ऊपर बताने ही लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टकराव की स्थिति आएगी और सांप्रदायिकता फैलेगी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन है। अगर धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए या धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए तो सांप्रदायिकता फैलती ही फैलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल तो बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मान्यता, राष्ट्रीय दल की मान्यता, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है 6 राजनीतिक दलों को। अगर इनके आप नाम जानना चाहें तो कौन कौन से हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं, कांग्रेस है, ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी जिसे कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के में कांसीराम जी ने स्थापित की थी, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और एक राष्ट्रीय पीपल पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी करके है। ये 6 पार्टी जो हैं इनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। बाकी जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल के अंदर आती हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ठीक है। हमारे ऑप्शंस जो दिए जा रहे हैं वही है उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, कानून के समक्ष समानता। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता, इससे मतलब नहीं हो जनता कौन से जाति की है, कौन से धर्म की है, कौन से लिंग की है, मतलब सारी जनता को एक बराबर देखा जाता है, उनका शासन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुसंख्यकों का शासन जो है ये दिख रहा है, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों का शासन दिखाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यकों का शासन मतलब अल्पसंख्यकों को किनारे किया जा रहा है। लेकिन उत्तरदायी शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, कानून के समक्ष समानता जो है वो लोकतंत्र से संबंधित है। बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतंत्र से संबंधित नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। हमारे ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या फिर उत्तराखंड। दोस्तों सीढ़ीदार खेती मतलब जो खेत है उसको ऐसे सीढ़ी के रूप में बनाया जाता है। इससे क्या होता है, पानी जो होता है वो बह बह के थोड़ा थोड़ा रिस्किंग के पास आता रहता है। पहले इस लेयर में यहाँ पे बांध बना दिया जाएगा, और पानी जो होगा पहले यहाँ भरेगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा बह के इसमें आएगा, फिर यहाँ बांध बनाया गया रहेगा। तो ऐसे ही एक स्तर से दूसरे स्तर पे पानी चला जाता है, और ऐसी खेती की जाती है पहाड़ों पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ों पे ऐसी खेती की जाती है, तो सोपानी खेती का ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शंस हैं वर्ष 1970 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में या वर्ष 1976 में। दोस्तों भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम जो है हमारे देश में वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए, उनका जो अवैध शिकार जो किया जाता था उनके अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के लिए, जैसे स्किन हो गई, दांत हो गया, हड्डियाँ हो गई, सींग हो गए या हाथी दांत हो गया, इन सब चीज़ों के लिए उनका
बहुत ज़्यादा शिकार होता था, तो उनके संरक्षण के लिए लगाया गया था वर्ष 1972 में। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1972। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड, दोस्तों हमारे देश में झारखंड नाम का जो प्रदेश है वहाँ पे बहुत सारे खनिज होते हैं। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना वाले जो रीजन हो गए, इस एरिया में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। तो झारखंड में कोडरमा नाम की एक जगह है जहाँ पे खनिज का उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा खनिज वहाँ पे कौन सा निकलता है? हमारे ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क या अभ्रक। तो दोस्तों वहाँ पे अभ्रक सबसे ज़्यादा निकलता है। अभ्रक के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शंस हैं रबर, मक्का, कपास या चावल। तो दोस्तों काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र की तरफ काली मिट्टी काफ़ी होती है, तो महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में कपास काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। तो काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा फसल उगने वाली जो है काली मिट्टी में वो है कपास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसे HVJ पाइपलाइन कहते हैं। ये प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन बनाई गई है। हजीरा जो है ये गुजरात में है, विजयपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर जो है यूपी में है। तो ये जो पाइपलाइन है वो गुजरात से होते हुए, गुजरात हजीरा मतलब गुजरात के हजीरा से होते हुए गुजरात से निकल कर हमारे MP के विजयपुर से होते हुए यूपी के जगदीशपुर में जाके रुक जाती है, यूपी के जगदीशपुर तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो जा ही रही है, यानी बचा क्या हमारे पास? महाराष्ट्र। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का अगर विकास करना है तो हम लोगों को वहाँ के देश के लोगों की आय अच्छी करनी पड़ेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा करना पड़ेगा, उनकी शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी। मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये। तो हमारे ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर ये सभी। तो जैसे मैंने बताया, किसी भी देश का विकास करना है, लोगों का विकास अगर करना है तो वहाँ के लोगों की आय भी अच्छी होनी चाहिए, साक्षरता भी अच्छी होनी चाहिए और स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी चीज़ें जो हैं विकास के लिए जरूरी है कि ये सारी चीज़ें अच्छी कर दी जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था को जो है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। 3 तरह की अर्थव्यवस्था हो सकती है। प्राथमिक क्षेत्र हो सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को क्रियाओं के आधार पर अगर डिवाइड करें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कुछ चीज़ें उगाते हैं। उन चीज़ों को बनाने में इंसान का कोई वो नहीं होता है, बस प्राकृतिक रूप से वो चीज़ें उग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध उत्पादन है, तो दूध उत्पादन में इंसान खुद दूध को नहीं बना सकता। दूध के लिए क्या करता है? जानवर पालता है और जानवर के अंदर जो है प्राकृतिक रूप से दूध बनता है और उसको इंसान निकाल के अपने आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करता है। तो दुग्ध उत्पादन जो हो गया वो प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित हो जाएगा। इसमें से प्राथमिक क्षेत्र जो है दूध उत्पादन जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरीके से कृषि, मत्स्यपालन यानी मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? ऋण के औपचारिक स्रोत वो होते हैं जिनसे उधार लेना या लोन लेने पे उनके ऊपर कोई विनियामक संस्था बैठी हो, जिनको कंट्रोल करने के लिए कोई एक संस्था बैठी हो। जैसे बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई। इन लोगों से अगर आप लोन ले रहे हैं तो क्या होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनके लिए नियम बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। हमारा ऑप्शन बैंक, साहूकार, नियोक्ता और व्यापारी है। तो आप देखेंगे कि इसमें से बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक के अंडर में आता है। बैंक से जो कुछ भी लोन या ऋण लिया जाता है वो एक नियम के तहत लिया जाता है। तो ये औपचारिक स्रोत के अंदर हमारा बैंक आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्यपाल? तो भारत में नोट जारी करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। कोई भी आप नोट उठा के देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है
पहला, नई कंपनियों की स्थापना, ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ऑप्शन सी स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, या ऑप्शन डी विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना। तो सबसे आसान तरीका किसी भी देश के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट या निवेश करने का सबसे आसान तरीका जो होता है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। कोई भी बाहर की बड़ी कंपनी आती है, वहाँ की लोकल कंपनी को खरीद लेती है, तो वो कंपनी चूंकि एक तरह से देखें तो पहले से एक कंपनी आप इस्टेब्लिश है, स्थानीय कंपनी, बाहर की कंपनियाँ उसको खरीद ली, तो बाहर की कंपनी का सारा कुछ हो गया, तो उनका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से सबसे आसानी से हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसा हमने देखा था कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने थे, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 हो चुकी है, वो खत्म हो चुके हैं। वर्णनात्मक 1 कैटेगरी के प्रश्न अब आ चुके हैं, जिनका उत्तर हम लोगों को 80 शब्दों में देना है। इनको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। 80 शब्दों में इनका उत्तर हम लोग को देना है। आइए बिना कोई समय गवाए हम लोग प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरी दुनिया में, लोगों के पास पैसे की भारी मात्रा में कमी हो गई थी, लोगों की जो खरीदने की क्षमता थी बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो गई थी, तो उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ा था, खासकर भारत में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है उसके परिणाम क्या हुए थे वो हम देखेंगे। तो भारत के अंदर जो निर्यात और आयात था वो उसका अर्धपतन हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, खासकर प्राथमिक उत्पाद यानी कि जो कृषि से संबंधित उत्पाद थे, जैसे गेहूँ हो गया, जूट हो गया, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगी थी उस समय, और उसकी मांग बहुत कम हो गई थी, तो इनका जो है आयात निर्यात बहुत ज़्यादा कम हो गया था। जो आर्थिक महामंदी थी 1928 से शुरू हुई थी, 1929 में पूरी तरह से आ गई थी, और ये चली थी 1934 तक चली थी। तो उस दौरान जो है सारा आयात निर्यात बहुत तेज़ी से गिर गया था। लेकिन क्या था, उस समय जो औपनिवेशिक शासक था, ब्रिटेन का शासन था, हम पे वो लोग टैक्सेस लिया करते थे। भारत की जनता ने कहा कि हमारे टैक्सेस कम कर दीजिए, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, यानी कि उन लोगों ने टैक्स कम करने से मना कर दिया, इसलिए किसान हमारे बुरी तरह से संकट में आ गए थे। अगला जो चीज़ था, अब चूंकि जो प्राथमिक उत्पाद जो है वो उनकी मांग तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जो है कीमती धातुओं की मांग बढ़ती चली जा रही थी। जैसे सोने का निर्यातक बन गया था, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से सोना भेजा जाने लगा था। ठीक है, इसी दौरान आर्थिक उगाही बढ़ गई। आर्थिक उगाही का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी किसी ने उधार दिया है और उसको उधार लेने वाला वापस नहीं कर पा रहा है, तो उससे चीज़ों को छीन लेना, उसको उधार को जाके उससे उसकी चीज़ें हड़पना, इसे आर्थिक उगाही कहते हैं। तो ये आर्थिक उगाही बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ गई, यानी आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से धीरे धीरे बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा हमारे देश के लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा उधार बांट ही नहीं रखा था। तो हमारे किसानों को बहुत कम लाभ मिलता है इस कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे किसानों को बहुत कम लाभ मिला। पूरे देश में किसानों की दशा चिंताजनक हो गई थी। लेकिन नियमित आय वाले जो लोग थे, जिनकी फिक्स्ड इनकम थी, उन लोगों को मूल्य गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। कम समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उनकी आय नियमित है, और आय नियमित है तो उनके पास पैसा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, और रेगुलर बेसिस पे आने की वजह से वो लोग जो दाम और गिर गया, दाम गिरने की वजह से आसानी से अपना काम कर ले रहे थे, चीज़ें खरीद पा रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ था, यानी कि पूरी दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था जो है कैसे वो उदय हुआ, कैसे बढ़ी। तो अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो हम लोग को टेक्नोलॉजी अगर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लोगों के पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोगों के पास पहुँच बढ़ेगी, और जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो कारण थे विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के, तो सबसे पहले प्रौद्योगिकी थी। प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हो रही है, प्रौद्योगिकी की प्रगति जो है सबसे पहला कारण हो रही है। जैसे जैसे रेलवे का निर्माण हुआ, रेलवे का विकास हुआ, भाप के जहाज बनने शुरू हो गए, और टेलीग्राफ, ये जो 3 चीज़ों का जो विकास हुआ, तो रेलवे और भाप के जहाज़ों की वजह से जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी, जो भी चीज़ें जिन चीज़ों का भी निर्माण या विनिर्माण हो रहा था, वो चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान हो गया, या तेज़ी में उन चीज़ों को लेके आने जाना जो है तेज़ी से लेके आने जाने की सुविधा मिलने लगी लोगों को। टेलीग्राफ की वजह से क्या हुआ, संचार में क्रांति हो गई, यानी कि लोगों को एक दूसरे की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ, व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। यही बात कर रहे हैं, ऐसे टेलीग्राफ जैसे जो आविष्कार थे परिवहन और संचार में क्रांति ला देते हैं, जिससे वस्तुओं और सूचनाओं का आदान प्रदान तेज़ी से होने लगता है। और जब चीज़ें तेज़ी से जाती हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो जाती हैं। इससे वैश्विक व्यापार में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, और अलग अलग बाज़ारों का एकीकरण संभव हो जाता है। यानी कि
एक ही मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बिका करती थी, अब क्या हो रहा है एक ही जगह पे ढेर सारी चीज़ें बेचने का ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। दूसरा चीज़ जो था वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार उदारीकरण की नीतियाँ जो थी, यानी कि पूरी दुनिया को वैश्वीकरण करने का मतलब है तो पूरी दुनिया के बाजारों को एक दूसरे के लिए खोल दिया जाना। उदारीकरण का मतलब वो क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार उदारीकरण का मतलब होता है फ्री ट्रेड, यानी कि टैक्सेस को या तो ख़त्म कर देना या फिर जितना कम से कम हो उतना रखना। तो इस तरीके की जब नीतियाँ आएँ तो उससे क्या हुआ, इन नीतियों को फॉलो करवाने के लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने, जैसे विश्व व्यापार संगठन था। उसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक जैसी, IMF जैसी संस्थाएं और कई सारी संस्थाएं हैं जो बनी। इनके गठन से क्या हुआ, देशों के बीच व्यापारिक अवरोधों को कम करने में मदद मिली। ये संस्थाओं ने देशों के बीच जो व्यापारिक अवरोध थे, जो देश एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस लगाते थे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, एक दूसरे के नियमों को फॉलो करने की कोशिश करते थे कि इनके नियम फॉलो ना करने पड़े, तो उस चीज़ों को, उन अवरोधों को इन्होंने विश्व व्यापार संगठन ने कम कर दिया, जिससे क्या होता है वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेश और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह बढ़ जाता है। मतलब एक देश की वस्तुएं, सेवाएं, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाना आसान हो जाता है और इस वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित होने लगती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के कोई दो मुख्य कार्य लिखिए। राजनीतिक दलों के दो मुख्य कार्य क्या हैं? जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल, अगर डेफिनेशन दी जाए तो राजनीतिक दल बेसिकली एक जैसे लोगों का एक समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। अगर सिंपल भाषा में राजनीतिक दल की बात करें तो उनके कार्य क्या होते हैं हमारे देश में देख लेते हैं। राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को भरने का काम करते हैं और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग या कार्य निम्नलिखित रूप से करते हैं। सबसे पहले इनका मुख्य कार्य क्या है? चुनाव लड़ना। ठीक है, अधिकांश लोकतांत्रिक जो देश हैं उसमें चुनाव के जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही खड़े किए जाते हैं और जो उम्मीदवार हैं उन्हीं खड़े किए गए उम्मीदवारों में से हमें चुनना होता है। तो उन्हीं उम्मीदवारों के मध्य जो क्या कहते हैं, एक तरह से इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जाता है एक दूसरे से। उन्हीं उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव की लड़ाई होती है और उन्हीं की चुन के हम लोग पूरा इलेक्शन खत्म करते हैं। ये उम्मीदवार जो है पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या पार्टी के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जनरली हमारे देश में क्या होता है कि पार्टी का जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है वो चुनता है कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा। लेकिन कुछ लोकतांत्रिक देश ऐसे हैं जहां पे जनता भी अपने उम्मीदवार चुन लेती है। जैसे अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। जो दल के समर्थक होते हैं, जो किसी पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, उस पार्टी के सदस्य जो होते हैं, मतलब वरिष्ठ नेता नहीं करता है, पार्टी के सदस्य जो होते हैं वो लोग करते हैं। दूसरा जो काम है इनका, देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश का जो कानून बनता है वो राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं, जिन लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं, चाहे विधानसभाओं में भेजते हैं तो वो राज्य स्तर पर कानून बनाते हैं, जिनको लोकसभाओं में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, वो लोग राष्ट्रीय स्तर के कानून बनाते हैं। कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बनता जब तक बहुमत पार्टी इसे समर्थन नहीं दे देती है। राजनीतिक दल सरकार बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, यानी कि कोई कानून अगर बनाना है तो उसके लिए जो बहुमत वाले, जिस दल को बहुमत मिला, जिस दल का सरकार बनी है, वो लोग उस पर समर्थन देंगे, तभी कोई बिल कानून बनेगा। और राजनीतिक दल सरकार बनाने चलाने का काम करते हैं। साथ ही नीतियों और बड़े फैसलों के मामलों में निर्णय नेता ही लेते हैं, यानी कि राजनीतिक दल के जो नेता हैं वही लोग ये निर्णय लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के ही सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरे का अथवा है, भारत में लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अब लोकतंत्र जो है वो तो ऐसे तो बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, इसमें जनता का शासन होता है, जनता चुनती है कि हम पे कौन राज करेगा, कितने दिन तक राज करेगा, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कुछ चुनौतियां भी है। अब जनता है, इंसान ही तो जा रहा है चुन के, उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। तो लोकतंत्र में जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है उनके अंदर कुछ कमियां अगर हैं तो उससे हमारे लोकतंत्र को एक चुनौती मिल सकती है, उससे हमारे लोकतंत्र को एक खतरा पहुँच सकता है। तो उन्हीं चुनौतियों के बारे में कह रहे हैं। भारत की लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश। पहली यह है कि राजनीतिक में आपराधिक तत्वों का प्रवेश। संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुचिता को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, उसको अगर चुन के संसद में या फिर विधानसभाओं में भेज दिया गया तो वो क्या है, वो राजनीतिक शुचिता को प्रभावित कर सकता है। वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाने के लिए आपराधिक चरित्र का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, अच्छे तरीके से कानून नहीं चलने देगा, या फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को
इस्तेमाल करेगा। इससे शासन की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोगों का विश्वास भी कम होगा, इससे जो शासन है शासन में लोगों का विश्वास कम होगा। ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि गूगल भी आप करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा होते हैं। 40% से ज़्यादा लोग हमारे 2024 वाले चुनाव में 40% से 43% के अराउंड जो लोग थे जो सांसद चुन के गए हैं, 43% के ऊपर का क्रिमिनल केसेस थे। ठीक है, 43% के अराउंड कुछ डेटा है जिसमें क्रिमिनल केसेस थे। भ्रष्टाचार जो दूसरा वजह है, दूसरा जो चुनौती है वो है भ्रष्टाचार। पहली चुनौती तो राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश और दूसरा भ्रष्टाचार। राजनीति और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो उससे लोकतंत्र की नींव जो है वो कमजोर होती चली जाएगी। ये न केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालता है बल्कि जनता का विश्वास भी कम करता है। यानी अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो जितनी योजनाएं बन रही हैं, जितनी नीतियां बन रही हैं, उनका जो क्रियान्वयन यानी कि उनको जनता पे लागू करने का जो तरीका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। पैसे लेके ज़्यादा पैसे वाले लोगों को या फिर कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, आम जनता तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, योजनाएं ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी, जिनको लाभ पहुंचना था उन तक नहीं पहुंचेगा और जनता का इससे विश्वास भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। संसाधन जो होते हैं, संसाधन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग आर्थिक क्रियाओं के लिए यूज कर सकें या जिनको इस्तेमाल करके हम लोग कुछ फ़ायदा उठा सकें या जिसको यूज करके हम लोग कुछ और नई चीज़ तैयार कर सकें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो हमारे काम की हो। बेसिक भाषा में अगर देखा जाए तो संसाधन का ये मतलब होता है। उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधनों की बात करें तो दो तरह के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जो होते हैं ये संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, यानी कि जो जिंदा या फिर जिनके अंदर जीवन है, जो अलाइव हैं, उनको हम लोग जैविक संसाधनों के अंदर रखते हैं। इनका इस्तेमाल जो है हम लोग मेनली अगर देखा जाए तो ये जो इसमें मनुष्य है, वनस्पतियां हैं और पशुधन है, तो इनके इस्तेमाल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और मनुष्य जो है एज ए संसाधन वो दुनिया के बाकी सारे संसाधनों को इस्तेमाल करके अपने इस्तेमाल के लिए या फिर दुनिया की भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाता है। अजैविक संसाधनों की अगर बात करेंगे तो जैसा नाम से ही दिख रहा है कि अजैविक मतलब इनके अंदर जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव वस्तुओं से संबंधित चीज़ें हैं। इनके एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, चट्टानें हैं, धातुएं हैं, मिट्टी है, जल और वायु हैं। इन संसाधनों का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इन संसाधनों के प्रयोग से निर्माण और विनिर्माण की बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। अजैविक संसाधन जो होते हैं जैविक गतिविधियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण घटक होते हैं, साथ ही ये पृथ्वी के स्थायित्व के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जितना प्रोसेस चल रहा है, सब जैविक और अजैविक संसाधनों के आपस में क्रियाओं की वजह से चल रहा है। जो जैविक संसाधन होते हैं वो अजैविक संसाधनों को इस्तेमाल करके इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं और अजैविक संसाधन जो होते हैं उनको फैसिलिटेट करके बहुत सारे नए संसाधन बनाए जाते हैं जैविक संसाधनों के द्वारा। जैविक संसाधनों में स्पेशली मनुष्य के द्वारा। मनुष्य अपने आप में भी एक संसाधन है। ठीक है, मनुष्य जो है जैविक और अजैविक दोनों संसाधनों को इस्तेमाल करके और नए नए संसाधन बनाता है। जैसे वनस्पतियों का इस्तेमाल भी हम ही करते हैं और पशुधन का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं अपने फायदे के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? यह तीसरे का अथवा वाला प्रश्न है। तो जैव विविधता से मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने तरह के जीवों की कितनी ज़्यादा संख्या है। जितने ज़्यादा तरह के जीव रहेंगे और जितनी ज़्यादा संख्या में रहेंगे उतनी ज़्यादा जैव विविधता उस क्षेत्र की मानी जाएगी। और जैव विविधता का ज़्यादा होना, बड़ा होना बहुत अच्छी बात होती है। इससे पता चलता है कि उस देश वो जो क्षेत्र है वो कितना ज़्यादा विकसित है, कितना ज़्यादा जो है फिजिबल है लाइफ के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता से तात्पर्य जीवों की विविधता। विविधता मतलब कितने ज़्यादा तरह के, विविधता मतलब कितनी ज़्यादा तरह के जीव हैं, और पर्यावरण तथा उनके बीच की अंतःक्रियाओं से है। यानी जो कुछ भी जितने भी जीव हैं या जो भी निर्जीव लोग हैं वो सब आपस में अंतःक्रियाएँ करते हैं। मतलब जो जैविक चीज़ें, जो भी जिंदा चीज़ें हैं वो अपने आसपास के पर्यावरण से कुछ न कुछ इंटरेक्शन करती हैं, तभी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, तो जैव विविधता जो है पर्यावरण और जीवों की विविधता तथा पर्यावरण उनके बीच की अंतःक्रिया है। यह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जीवों की संख्या और विविधता है। यानी कि कितने ज़्यादा नंबर में और कितने ज़्यादा तरह के
जीव पाए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। इसके अंदर क्या क्या आता है, पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस सब इसके अंदर आते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। दुनिया में जितने तरह के जीव पाए जाते हैं, हर जीव जो है अपने आसपास एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जैविक और अजैविक साधन आते हैं और उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करके वो इंसान एक तरह से एक माहौल बना कर रखता है, एक एनवायरनमेंट बना कर रखता है, जिसको उसका पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता का मानव के लिए क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले जो है ये हमें भोजन और दवाएं प्रदान करती हैं। जितने तरह के, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारे तरह की फसलें उग रही हैं, ढेर सारे तरह के पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो वहाँ से भोजन और दवाएं हमें इजीली अवेलेबल होगा। हमें ऑक्सीजन और जल प्रदान करता है। अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे बारिश भी अच्छी होगी और ऑक्सीजन और जल हमें मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के अभाव में मानव जीवन की परिकल्पना अधूरी है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन नेसेसरी है हमारे लाइवलीहुड के लिए, और वाटर जो होता है वो ना सिर्फ हमारे शरीर की ज़रूरतों के लिए, अदरवाइज उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियल नीड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाउस होल्ड के लिए भी ज़रूरी होता है। तीसरा जो है, यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक तरह से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी तरह है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उससे हम लोगों को क्या है, भोजन मिलता है, अलग अलग तरह की दवाएं मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन और जल प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन और जल, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जल जो है वो न सिर्फ हमारे पीने के काम आता है, शारीरिक ज़रूरतों के अलावा हमारी आर्थिक ज़रूरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इन दोनों के अभाव में मानव जीवन की परिकल्पना अधूरी है। तीसरा जो है, यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में काम आता है। जितना भी इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो जैव विविधता की वजह से बनता है, और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग भी सुनिश्चित करता है ये। इससे परागण पोषण चक्रण और मृदा संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएं भी प्राप्त होती हैं, जो मानव जीवन को सुलभ बनाती हैं। परागण का मतलब होता है जो पौधों के अंदर होता है ना, पुष्पों से उनके जो एंथर होते हैं वो उनकी ओवरी तक जाते हैं, इसे परागण कहते हैं। तो जैव विविधता अगर ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं जो ये फैसिलिटेट करते हैं, जो परागण की प्रक्रिया को फैसिलिटेट करते हैं। और उसके बाद से जो है पोषण चक्रण भी, जैव विविधता जो होती है वो हमारा सुनिश्चित करती है। पोषण चक्रण से मतलब है कि कोई एक चीज़, जैसे मान लीजिए कोई शाकाहारी जानवर है, वो घास फूस खाता है, तो उसके लिए जितने ज़्यादा तरह के प्लांट्स अवेलेबल होंगे उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा, और उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको खाने के लिए या फिर उसके लालच में कोई मांसाहारी जीव भी वहाँ पे आएगा, तो एक तरह से एक न्यूट्रिशियस साइकिल चल पड़ेगी। अगला जो है, यह जलवायु का प्रबंधन करती है। जलवायु का प्रबंधन जो मतलब यानी कि जो हमारी जो जलवायु है वो कैसे होती है, कैसे रेगुलेट होती है। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, जितने ज़्यादा तरह के एनिमल रहेंगे, जितने ज़्यादा तरह के लाइफ रहेगी किसी भी जगह पे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो उस पूरी एरिया को प्रभावित करेंगे। पेड़ पौधों की वजह से वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो एक तरीके से जैव विविधता जो होती है वो जलवायु को भी प्रभावित करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर स्थापित कीजिए। बेरोजगारी का मतलब होता है रोजगार या नौकरी का अभाव। अब बेरोजगारी जो होती है दो तरह की हो सकती है, एक तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें देश में श्रम शक्ति अधिक होती है, लेकिन उसका औद्योगिक ढांचा इतना छोटा होता है कि उस श्रम शक्ति को इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि लोग तो हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कैपेबिलिटी भी है काम करने की, लेकिन इंडस्ट्रियल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, औद्योगिक ढांचा जो है वो इतना छोटा है कि हम सारी श्रम शक्ति को काम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब लोगों को हम लोग समान रूप से काम दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को अवसर ही नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक काम करना चाह रहा है किंतु उसे काम मिल नहीं रहा है। यह बेरोजगारी अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में यह खुली बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि जॉब है ही नहीं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान ऐसा लगता है कि काम कर रहा है, पर उस काम करने की जरूरत उसको होती नहीं है। उदाहरण के लिए अगर देखें, सपोज करिए कि किसी के पास खेत का छोटा सा टुकड़ा है, एक परिवार है जिसके पास खेत का छोटा सा टुकड़ा है, उस परिवार में 6 लोग हैं काम करने लायक। वो 6 के 6 लोग उस खेत के टुकड़े पे काम कर रहे हैं, तो दिख तो क्या रहा है कि 6 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन जमीन का टुकड़ा इतना छोटा है कि उस पर 6 लोग या 600 लोग भी काम करें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही निकलेगा अनाज का। यानी उसमें चाहे आप जितने लोग लगा दीजिए उससे ज़्यादा उसकी उपज नहीं हो सकती जितनी उसकी क्षमता है। तो
काम उस पर 3 ही लोग करके उतना ही अनाज उगाएंगे और 6 लोग करें तो भी उतना ही अनाज उगेगा। आप उसमें 10 डाल दीजिए तो भी उतना ही अनाज उगेगा। तो टेक्निकली 3 लोगों का काम है, 6 लोग कर रहे हैं। तो देखने में सब लोग ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कितने लोगों के बराबर है? 3 लोग भी उतना ही रिजल्ट दे देते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी जब होती है उसको प्राच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कह रहा है वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं, जैसा मैंने बताया, दिख तो रहा है कि काम कर रहे हैं पर वास्तव में बेरोजगार होते हैं। वो काम करें ना करें, उस पर प्रोडक्शन पे या फिर उसकी उपज पे या उसकी जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो नहीं भी करते तो भी उतनी ही उत्पत्ति होती चीज़ों की। ठीक है, जैसे भूमि के छोटे टुकड़े पर 6 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 3 लोगों के काम करने से होता। 3 लोग कर लीजिए, 3 लोग काम करके जितना उत्पादन कर पाएंगे उतना ही 30 लोग भी, 6 लोग भी, 8 लोग, चाहे जितने लगा लीजिए, सब लोग। जमीन की तो अपनी कैपेबिलिटी है ना, उससे ज़्यादा तो उगा नहीं देगी। तो ऐसे में 3 अतिरिक्त लोग जो हैं, जो काम में लगे हुए हैं, वह प्राच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं क्योंकि उनके काम करने से उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि उधार लेके कैसे विकास हो सकता है, ऋण की क्या भूमिका होती है, इस बारे में हम लोगों को एनालाइज करना है। तो विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तियों और व्यवसायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम आपको करना है तो बिना पैसे के तो काम होगा नहीं, कोई ना कोई आपको संसाधन चाहिए, स्पेशली आर्थिक संसाधन तो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अगर पैसे आपके पास नहीं हैं तो आप उधार लेके वो काम कर सकते हैं। अगर आप उधार लेके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ आप जनरेट करेंगे। अगर आप जनरेट करेंगे तो उससे क्या होगा? कुछ लोगों के लिए काम होगा या कोई प्रोडक्ट बनेगा जो कोई ना कोई खरीदेगा, तो उससे उनका भी विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित होगी और कुछ लोग भी नई नौकरी पाके विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान कृषि कार्यों के लिए ऋण लेकर बीज, खाद और उपकरण खरीद सकते हैं। अब उससे क्या होता है? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उसके बाद से वो उत्पादन जब बढ़ेगा तो उत्पादन, जो भी प्रोडक्ट उन लोगों ने उत्पादित किया, जो प्रोडक्ट उन लोगों ने उगाया है, वो जाएगा किसी इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में यूज होगा। तो इंडस्ट्री के लोग जो उसको यूज करेंगे कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे और बनाने के लिए वो किसी न किसी को हायर करेंगे, किसी न किसी को नौकरी देंगे। तो एक तरह से रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि किसान अगर उधार लेके अपना उत्पादन बढ़ा दे तो रोजगार बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है। इसी प्रकार उद्यानी ऋण का इसी प्रकार उद्यमी ऋण का उपयोग कर नए उद्योग स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए कर सकते हैं। यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोगों के पास अगर मान लीजिए पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है तो कहीं से उधार लेके या तो कोई नया बिजनेस लगा देंगे या फिर जो पुराना बिजनेस चल रहा है उसका विकास कर लेंगे। अगर नया बिजनेस लगाएंगे तो नए लोगों को नौकरी देंगे, या पुराने उद्योग का ही विकास करेंगे तो उसमें भी लोगों की क्षमता थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा और लोग चाहिए होंगे। इंडस्ट्री को अगर उन लोगों ने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो उसके अंदर भी वो लोग रोजगार की उत्पत्ति करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके नए नए लोगों को रोजगार देंगे। ऋण जो है अर्थव्यवस्था में आई मंदी में एक मांग प्रेरित बल के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि ऋण की सुलभता से लोगों के पास वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अब जैसे मान लीजिए, इसका मतलब यह है कि आपके पास सपोज करिए पैसा नहीं है लेकिन किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप पैसा अगर आपके पास नहीं है तो वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। वो चीज़ नहीं खरीदेंगे तो उसके मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान है। लेकिन अगर आप कहीं से, आपको कोई लोन मिल जाए, कहीं से उधार मिल जाए, तो आप वो उधार इस्तेमाल करके वो चीज़ें खरीद लेंगे। घर बनवाने जैसी बात होगी, कार खरीदने जैसी बात होगी, तो वो चीज़ें आप खरीद लेंगे। उससे क्या होगा कि जो घर बनाने के लिए मजदूर हैं या ईंट बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले, बालू का व्यवसाय करने वाले, उन सबके पास भी काम पहुँचेगा और आपका भी काम हो जाएगा। दूसरी, अगर आपने कोई लोन लेके गाड़ी वाड़ी खरीद ली तो उससे भी बहुत ज़्यादा आप लोग अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तो जो एक तरह से कहें कि ऋण जो होता है वो मंदी में आई एक मांग प्रेरित बल के रूप में भी काम करता है। यानी मंदी है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग वो उधार देके उनसे चीज़ें खरीदवाई जा सकती हैं। जब चीज़ें वो खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, बाजार में मांग बढ़ेगी चीज़ों की और बाजार के अंदर पैसा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कार लोन या फिर होम लोन या गृह ऋण या कार ऋण जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सस्ते और सुलभ ऋण जो होते हैं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि पूरे आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारे लघु उत्तरी प्रश्न खत्म हो गए हैं, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं। इनका जो आंसर है 150 शब्दों में हम लोगों को देना होता है।
इनको लगभग 150 शब्दों में हम लोग को आंसर देना होता है। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी जो आंदोलन की टेक्निक यूज करते थे उसको सत्याग्रह का नाम दिया गया। महात्मा गांधी जी जो थे वो लंदन से वकालत की पढ़ाई करके आए थे और एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जो भारतीय लोग हैं या जो गोरे लोग नहीं हैं, मतलब जो काले लोग हैं जिनकी स्किन का रंग काला या भूरा है, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रही है वहाँ की सरकार। तो उसके लिए उनके लिए उन्होंने आंदोलन करने शुरू किए, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए उन्होंने। अफ्रीका में 20-21 साल उन्होंने आंदोलन किए और वहाँ पे उनके आंदोलन सफल भी रहे। उनका नाम धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया कि कोई मोहनदास करमचंद गांधी नाम के इंसान है जो अफ्रीका में लोगों के लिए लड़ रहे हैं और उनके तरीके सफल भी हो रहे हैं। वर्ष 1915 में वो भारत वापस आते हैं और यहाँ पे आके वही सत्याग्रह के प्रयोग करने शुरू करते हैं। वही आंदोलन जो वहाँ पे उन्होंने किया था उसी तरीके से हमारे यहाँ भी आंदोलन शुरू करते हैं। तो उन्हीं के जो आंदोलन की टेक्निक थी उसी को सत्याग्रह कहा जाता है। आइए एक बार उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सत्याग्रह का विचार, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का विरोध करते हुए कई सारे आंदोलन उन्होंने किए थे और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित की थी उन्होंने। अब गांधी जी की सफलता से सब परिचित हो चुके थे। जैसा मैंने बताया कि गांधी जी का नाम काफ़ी हो गया था वहाँ पे, तो चूंकि सफलता मिल रही थी तो यहाँ इनका नाम बहुत ज़्यादा फैल गया था। इनका बहुत ज़्यादा पूरे देश में ये हो गया था कि गांधी जी जो हैं वो आंदोलन कर करके जीत रहे हैं। सत्याग्रह का तात्पर्य क्या है? सत्याग्रह का तात्पर्य गांधी जी ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सत्याग्रह से उनका मतलब है कि अगर हमारा जो है इरादा सच्चा है, हमारा उद्देश्य सच्चा है और हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है अन्याय के विरुद्ध है, तो जो एक सत्याग्रही है, सत्याग्रही को अपने उत्पीड़क का यानी जो उसको पीड़ित कर रहा है उसका सामना करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। जो सत्याग्रही है शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, उसको क्या है, उसको सच्चा उद्देश्य सच्चा होना चाहिए और संघर्ष जो अन्याय के विरुद्ध होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसको बिना किसी बदले की भावना के यानी प्रतिशोध की भावना के बिना या बिना आक्रामक हुए यानी बिना कोई एग्रेशन दिखाए हुए भी सत्याग्रही जो होता है सिर्फ अहिंसा के बल पर अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। उनका ये मानना था कि अहिंसा का जो यह धर्म है, जो सत्याग्रही के अहिंसा का धर्म है, सभी भारतीयों को एकता के बंधन में बांध सकता है। उन्होंने ये सत्याग्रह का प्रयोग करके बहुत सारे आंदोलन किए थे और जो उनके प्रमुख आंदोलन थे वो आंदोलनों में जैसे देखिए उनके आंदोलनों का जो नाम है सत्याग्रह कहा जाता है। तो उस दौरान उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, उसके अलावा अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह किया था। चंपारण वाला 1917 में था, खेड़ा वाला भी 1917 में था, 1918 में अहमदाबाद का था। उसके अलावा असहयोग आंदोलन उन्होंने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो जो प्रमुख आंदोलन है उनमें से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी जो है राजनीति में प्रवेश किए और ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में प्रवेश किए थे। असल में हुआ ये था कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए थे तो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जो 1914 से 1919 तक चला है, 1918-19 तक। तो गांधी जी जब देश में आए तो उनको ये लगा कि अगर ब्रिटिशर्स की वर्ल्ड वॉर में हेल्प करेंगे तो ये लोग हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आएंगे, हम लोगों को भी वैसे ही अधिकार दे देंगे जैसे ब्रिटेन में इन्होंने अपने लोगों को दे रखा है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है हम लोग को नीचा समझते थे, हमें वो सारे अधिकार देने को वो लोग राजी नहीं थे। तो गांधी जी जब वहाँ पे आए तो उन्होंने क्या कहा देश के लोगों से कि आप लोग वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प करिए, ब्रिटिश सेना की तरफ से जाइए, लड़िए। और भारत के लोगों को ब्रिटिशर्स की सेना में भर्ती करवाया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें और हमारे देश के लोगों ने भी उन्हें अंग्रेजों का सार्जेंट कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देश के लोगों से कहा कि जाइए सेना में भर्ती हुई है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से वर्ल्ड वॉर लड़िए। तो एक तरह से देखेंगे तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में भारत की राजनीति में प्रवेश किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार से ईमानदारी एवं न्यायप्रियता में विश्वास था। जैसे ब्रिटेन की जो सरकार थी वो अपने देश में लोगों को बहुत सारे अधिकार देती थी, हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा नहीं करते थे, हमारे देश के लोगों को बहुत प्रताड़ित करते थे। गांधी जी को लगा अगर इनका साथ देंगे तो हमारे देश के लोगों को भी काफ़ी सारे अधिकार मिलने लगेंगे, जबकि वो हुआ नहीं। वर्ष 1919 में भारत में कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे गांधी जी का ब्रिटिशर से विश्वास उठ जाता है और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करते हैं। अब गांधी जी की यहाँ पे आप देखेंगे तो उससे पहले 1917, 1918, 1919 तक वो क्या किए थे, कई सारे आंदोलन सफल हुए थे। लेकिन तो गांधी जी को ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स के साथ सत्याग्रह का प्रयोग करके काम हो सकता है। लेकिन 1919 में कुछ घटनाएं हुई, जैसे
जो एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि 2 साल तक किसी भी क्रांतिकारी को जेल में डाला जा सकता था बिना कोई मुकदमा चलाए। अगर कोई क्रांतिकारी है तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई सवाल पूछे। तो ये बहुत ही ज़्यादा दमनकारी कानून था। तो इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन होने शुरू हुए। तो उसी आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग में एक घटना हो जाती है। लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू है, वहाँ पे भीड़ एकत्रित करना मना है। बैसाखी का त्यौहार था और वहाँ के 2 नेताओं को, सैफुद्दीन किचलू जी थे और एक और नेता थे, उनके साथ जो है उनको पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके विरुद्ध बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने आए और उसके अलावा बैसाखी का त्यौहार मनाने भी बहुत सारे लोग आए। तो जनरल डायर था वहाँ पर, उसने क्या किया, जलियांवाला बाग को चारों तरफ से बंद कर दिया, उसके अंदर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई, बहुत सारे लोग मारे गए। उस घटना से भी ये बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए गांधी जी। उसके अलावा रॉलेट एक्ट से तो वो नाराज थे ही। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब जो घटनाएं थी, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनम्रता के साथ आपके नियमों को मानने से मना करता हूँ। सिंपल भाषा में अगर कहें तो कि मैं पूरी विनम्रता से आपके जो भी नियम है उनकी अवहेलना करता हूँ। ठीक है, सविनय अवज्ञा का अर्थ विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवहेलना करना है, मतलब आपकी बात मानने से मना करता हूँ। ठीक है, सविनय अवज्ञा गांधी जी के आंदोलनों की विशेषता रही है। इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। यानी कि बिना अहिंसक हुए जो भी सरकारी कानून बनाए थे, अंग्रेज सरकार ने जो सरकारी कानून बनाए उनका जो है उल्लंघन करना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन में आप जहां देखेंगे कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने से मना कर दिया था इन लोगों ने। सविनय अवज्ञा के अंदर उन्होंने क्या किया था, उनके जो कानून थे उनको मानने से ही मना कर दिया, उनके कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया विनम्रतापूर्वक। जैसे 1930 में महात्मा गांधी जो है नमक कानून को तोड़ते हैं। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। उस टैक्स को गांधी जी ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नमक लोगों की दैनिक जरूरत का हिस्सा है, नमक के बिना लोगों की जिंदगी चलनी मुश्किल हो जाएगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अब नमक बनाने का अधिकार केवल ब्रिटिश लोगों को था, मतलब उन्होंने कंपनियों को दे दिया, केवल ब्रिटिश कंपनियां ही बनाएंगे। तो गांधी जी ने कहा था नहीं, ये नियम भी हम नहीं मानते, नमक कोई भी बना सकता है, नमक सिर्फ समुद्र के पानी से ही बनाना था। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह को शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से उनकी एक यात्रा शुरू होती है जो कि 241 मील, अगर किलोमीटर में से कहेंगे तो 387 किलोमीटर की यात्रा होती है। 387 किलोमीटर की यात्रा ये करते हैं। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा शुरू करते हैं। इतनी दूर चलते हैं, 241 मील या 387 किलोमीटर वो चलते हैं और वहाँ पे जाते हैं दांडी में जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 प्रमुख आंदोलन थे उनके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या अर्थ है, इसके 2 मुख्य कारण लिखिए। तो असहयोग आंदोलन अभी हम पिछले प्रश्न में भी डिस्कस कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन जो था, जिसको रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के बारे में हमने डिस्कस किया, वो यहाँ पे आएगा भी। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही न होने पर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। तो जैसा मैंने बताया पिछले प्रश्न में ही हमने डिस्कस किया कि रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में आंदोलन हुए, वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उसके बाद से जो है अंग्रेज सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। हमारे देश के लोग जो है जगह जगह आंदोलन करते हैं। देश के जितने भी सरकारी संस्थान थे जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित थे, उनके ऊपर हमले होने शुरू हो जाते हैं। रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, अंग्रेज ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, हर जगह हमले होने शुरू होते हैं। वो थोड़े हिंसक भी हो जाते हैं। तो अंग्रेज सरकार उन हमलों को, जो क्रांतिकारी होते हैं, उन क्रांतियों को और ज़्यादा ब्रूटल तरीके से दबाना शुरू करती है। लोगों को नाक रगड़ने को मजबूर किया जाता है, रेंग के चलने को मजबूर किया जाता है और जितने साहब लोग दिखेंगे हर साहब को रोक रोक के सलाम करने का आदेश दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। लेकिन फिर भी देश के जो पढ़े लिखे लोग थे वो मांग रखते हैं कि इसकी जाँच हो, और जब जाँच होती है तो उनके जो दोषी होते थे उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। इनफैक्ट जो वहाँ का जज होता है वो कहता है कि ये जो काम है, जो जनरल डायर ने काम किया है वो गलत किया है, पर उसके मन में कोई खोट नहीं था, उसने गलत इंटेंशन से नहीं किया था। उसके को ऐसे कह के बरी कर दिया जाता है, उसको कोई सजा नहीं दी जाती है। तो इस बात से गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं और क्या करते हैं, 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की घोषणा कर देते हैं।
उसी दौरान जो है खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ रहता है। अब खिलाफत आंदोलन के पीछे बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान टर्की के खिलाफ, टर्की इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था। और टर्की के जो रूलर थे वो जो है पूरे देश, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खलीफा माने जाते थे, मुसलमानों के लीडर माने जाते थे। अब अंग्रेजों का प्लान ये था कि जो टर्की के लीडर हैं उनको थोड़ा बेइज्जत करना था, उनसे सारी पदवी छीन लेनी थी। और मुसलमान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। स्पेशली भारत के जो मुसलमान थे वो कोशिश कर रहे थे कि टर्की के जो खलीफा हैं, टर्की के जो राजा हैं, उनको जो है विश्व दुनिया में मुसलमानों का लीडर बने रहने दिया जाए। तो खिलाफत आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। इसका मतलब खलीफा का शासन। तो खलीफा का शासन के लिए उन्होंने कहा था कि टर्की के जो राजा हैं, जो टर्की के जो मुसलमानों के नेता हैं, उनको छेड़ा ना जाए। तो इधर मुसलमान वो आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी असहयोग आंदोलन करने वाले थे। तो गांधी जी ने सोचा कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो देश के हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ अच्छे से लड़ाई हो सकेगी। तो उसी दौरान खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था उन्होंने। उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कुछ रणनीतियां तैयार की कि ये जो भी आंदोलन हो रहा है उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो था, उन्होंने कहा कि सिविल सेवा, यानी कि जो अंग्रेजों की सिविल सर्विस थी, उसके अलावा सेना, पुलिस, ब्रिटिश न्यायालय, विधानसभा, स्कूल, कॉलेज और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। यानी जो लोग भी हमारे देश के जो भारतीय नागरिक थे, जो सिविल सेवा में थे, जो ब्रिटिश न्यायालयों में वकील या जज थे, या फिर जो पुलिस में थे या सेना में थे, वो लोग अपनी पदवी छोड़ देंगे। विधानसभा की जो चुनाव लड़के जीते हुए थे वो लोग भी क्या करेंगे, अपना पद छोड़ देंगे, रेजिग्नेशन डालेंगे। स्कूल, सरकारी स्कूलों में कोई नहीं जाएगा, सरकारी कॉलेज में नहीं जाएगा। और ब्रिटेन से जो वस्तुएं आ रही हैं, जो सामान, कपड़े आ रहे हैं, उनको बहिष्कार किया जाएगा। पहली योजना तो ये थी। उसके अलावा विदेशी वस्तुएं जो है उनको स्वदेशी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उनको प्रतिस्थापित किया गया, मतलब उसकी जगह पे स्वदेशी चीज़ें यूज की जाने लगी। तथा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। जो विदेशी कपड़े थे उनको इन लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। तो वर्ष 1920 से लेकर 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट देखी गई और चरखा महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया। हर कोई जो है अपना कपड़ा खुद बनाने लगा, चरखे से सूत काट काट के। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों को वापस कर दिया गया। जो भी ब्रिटिश लोग, भारत के कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको खुश करने के लिए, या ब्रिटिश जो भारत के नागरिकों को खुश करने के लिए क्या करते थे, कुछ पढ़े लिखे लोगों को उपाधियां दे दिया करते थे। फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी। तो ऐसे ही भारतीयों ने जो ब्रिटिश उपाधियां मिली थी उनको वापस करना शुरू कर दिया था। 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर सम्मेलन में, 1920 में कांग्रेस के 2 सम्मेलन हुए थे। एक सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, जो कि सितंबर में हुआ था। वहाँ पे गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। वो स्पेशल सम्मेलन था एक। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक और सम्मेलन होता है जो कि नागपुर में होता है। वहाँ पे असहयोग आंदोलन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। पूरी कांग्रेस कहती है कि हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन होना चाहिए। और इस तरीके से असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन के अगर कारण देखेंगे तो पहली जो चीज थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयां आई थी, जिसके कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गया था। और अगली जो परिस्थिति थी, भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार करना था। और जो हमने देखा, रॉलेट एक्ट की वजह से और जलियांवाला बाग की वजह से बहुत सारे इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करनी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से असहयोग आंदोलन शुरू करना हमारी मजबूरी हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था होती है जहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है। बेसिक अगर हम कहें तो संघीय व्यवस्था की बेसिक डेफिनेशन ये होती है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में बंटवारा कर दिया जाता है या कर दिया है। संघीय शासन व्यवस्था 2 स्तरों की सरकारें होती हैं। इसमें पहले स्तर पे जो सरकार होगी वो पूरे देश के लिए होती है, जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। इसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, इसे संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरे स्तर की जो सरकार होती है वो राज्य स्तर या प्रांतों की सरकार होती है, इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जो शासन का दैनिक कार्य देखती है और राज्य स्तर के कानून को बनाने का काम करती है। भारत की जो स्थिति है, भारत में क्या हुआ है कि संघवाद में राज्य और सेंटर स्तर के अलावा एक और स्तर है जिसे स्थानीय स्तर की सरकार कहते हैं।
चूंकि वो जो स्थानीय स्तर की जो सरकार है तो वैसे वो राज्य स्तर की सरकार के अंडर में ही, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, जिला परिषद जैसे संस्थाएं बनाई गई हैं जो लोकल स्तर पर गवर्नमेंट को देखती हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो स्थानीय स्तर पे केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का वितरण को परिभाषित किया जाता है। कुछ शक्तियां जो हैं हमारे ग्राम पंचायतों को और जिला पंचायतों को भी दिया गया है। अब संघवाद की विशेषताओं की बात करें तो इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। संघवाद में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, बाकायदा बताया जाता है कि राज्य के पास क्या शक्तियां रहेंगी, केंद्र के पास क्या शक्तियां रहेंगी और कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो समवर्ती सूची में रहेंगी। इसका मतलब ये है कि राज्य के पास जो शक्तियां उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, केंद्र के पास जो शक्तियां उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। जस्ट इन केस अगर कभी दोनों ने कानून बना दिया, यानी राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया किसी एक विषय पे, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं संविधान में शक्तियों का विभाजन। संविधान जो है स्पष्ट रूप से शक्तियों को 3 स्तर पर बांटता है। केंद्र या संघ सूची, मतलब केंद्र की सूची, और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, यानी 3 तरह के लिस्ट बनाए गए हैं हमारे संविधान में, जिसमें से संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, आर्मी से रिलेटेड चीजें, विदेश के मामले, मतलब पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से किस तरह के संबंध रहेंगे हमारे देश के, बैंक कैसे काम करेंगे हमारे देश में, संचार तथा मुद्रा यानी करेंसी जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्र सूची के अंदर या संघ सूची के अंदर आते हैं। इन विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार को ही होता है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया। राज्य सूची की अगर बात करेंगे तो उसमें पुलिस के लिए क्या नियम होंगे, व्यापार यानी ट्रेड के लिए क्या नियम होंगे, एग्रीकल्चर के लिए क्या नियम होंगे, ये सारे विषय जो हैं राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को होता है। उसके अलावा एक तीसरी सूची जो आ रही है समवर्ती सूची कहते हैं, जिसे समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, वन, मजदूर संघ इत्यादि के विषय आते हैं। यानी शिक्षा के बारे में कोई नियम बनाने हैं तो केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। जंगलों के बारे में या वनों के बारे में किसी राज्य के जो हैं उनके बारे में नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है। जस्ट इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि किसी एक विषय में, सपोज करिए शिक्षा के विषय में केंद्र सरकार ने भी एक नियम बना दिया है, राज्य सरकार ने भी एक नियम बना दिया है, उस कंडीशन में कौन सा नियम मान्य होगा, जो केंद्र सरकार का नियम है वो मान्य होगा। अगला जो है शासन की 3 स्तरीय व्यवस्था। जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में जो शासन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में डिवाइड किया गया है। तो हमारे देश में शासन की 3 स्तरीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही स्तर के नागरिकों पर शासन करती हैं। एक ही स्तर के नागरिकों से मतलब है कोई एक ही इंसान का जो है लेवल एक ही है। जैसे मान लीजिए मुझे ही मान लीजिए, तो मेरे ऊपर जो है यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, जिस जिले में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, और कोई जिले की स्थानीय सरकार कोई नियम बनाती है तो वो भी लागू होगा। राज्य सरकार का कोई नियम है वो भी मेरे पे ही लागू होगा, और केंद्र सरकार का जो नियम है वो भी मेरे पे ही लागू होगा। तो मेरा स्तर, तो जो नागरिक है उसका स्तर एक ही है, लेकिन उसके ऊपर शासन करने के लिए 3 अलग अलग स्तर के लोग बैठे हुए हैं। तो एक ही स्तर के सरकार पे 3 अलग अलग स्तर की सरकारें काम करती हैं। इस प्रकार शासन के 3 स्वरूप होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसके अंदर पंचायतें और नगर पालिकाएं आते हैं, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। असमान अधिकारों का वितरण। असमान अधिकारों का वितरण से मतलब है कि जो जितनी भी स्तर की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय सरकार हो, सबके पास जो है एक बराबर अधिकार नहीं होते हैं। केंद्र सरकार के पास अधिकार कुछ ज़्यादा हैं, राज्य सरकार के पास थोड़े कम है, और जो संघीय वो क्या कहते हैं स्थानीय सरकार उसके पास थोड़े और कम है। सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलना होता है, बस सबको साथ लेकर चलना होता है, पर सभी इकाइयों को बराबर का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है सरकार की दोनों स्तरों की सहमति। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए संविधान के अंदर कोई परिवर्तन करना है तो केवल एक सरकार, कोई भी एक सरकार अकेले दम पे संविधान के मौलिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन कोई भी एक सरकार नहीं कर सकती है, अकेले नहीं बदल सकती। दोनों स्तर की सरकारों का जो है उस पर रजामंदी जरूरी होती है। यह व्यवस्था भारत में यहाँ भी संसद अकेले व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6वें का अथवा ये, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब बेल्जियम जो है थोड़ी बाकी दुनिया की राजनीतिक प्रणाली से थोड़ा सा डिफरेंट है। बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था है, बेल्जियम एक पश्चिमी यूरोप का एक देश है
जहाँ की राजनीतिक प्रणाली जो है बाकी दुनिया की राजनीतिक प्रणाली से थोड़ी सी अलग मानी जाती है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं अगर देखेंगे तो वहाँ पे दो राजनीतिक दल हैं, दो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले दल हैं, दो अलग अलग भाषाओं को अलग अलग भाषा बोलने वाला ग्रुप है, जिनके अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अब दिक्कत यह है कि वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दलों के बराबर बराबर मंत्री होंगे। जो सरकार होगी, दोनों राजनीतिक दल से एक बराबर मंत्री आएंगे। अगर एक से 10 आ रहा है तो दूसरे से भी 10 ही आएगा, मतलब एक बराबर मंत्री दोनों सरकारों में, मतलब दोनों राजनीतिक दलों के रहेंगे। तो यही कह रहा है, दोनों राजनीतिक दलों के लिए मंत्रियों की समान संख्या। बेल्जियम में दो राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दलों से मंत्रियों की समान संख्या ली जाती है। उस संविधान में, जो बेल्जियम का जो संविधान है, उसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर रहेगी। वही जो दो भाषाएं हैं, डच भाषा और फ्रेंच भाषा, दोनों भाषाओं के बराबर बराबर नंबर में मंत्री रहेंगे। जितने डच भाषा के रहेंगे उतने ही फ्रेंच भाषा के रहेंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी कि कभी कहीं ऐसा नहीं है कि कोई एक कानून बनाया गया जिसमें डच भाषा के सभी लोगों ने उसको कह दिया कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, पर फ्रेंच भाषा के सभी लोगों ने नहीं कहा, यानी फ्रेंच भाषा का बहुमत नहीं मिला तो कानून बन जाए। नहीं, कोई एक भाषा का बहुमत प्राप्त करके आप कानून नहीं बना सकते। कुछ विशेष कानूनों के लिए दोनों भाषाओं का बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादातर डच भाषी मंत्री भी और ज़्यादातर फ्रेंच भाषी मंत्री भी अगर उसको सपोर्ट करते हैं तब तो वो कानून बनेगा, अदरवाइज कानून नहीं बनेगा। जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो तभी वो कानून बनेगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक समुदाय जो है अकेले दम पे कोई एक फैसला नहीं ले सकता है। सभी समुदायों की उसमें सहमति जरूरी है। अब राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अगली विशेषता क्या है, यहाँ पे केंद्र सरकार से ज्यादा शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रों कि क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी कि राज्य सरकारों को ज़्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जहाँ पे केंद्र कानून नहीं बना सकते, अर्थात राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, वो अपने स्वायत्तता के साथ काम कर सकती हैं, खुद के दम पे काम करने को फ्री हैं। राज्य तथा केंद्रीय स्तरों पर समान प्रतिनिधित्व। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पे अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों, फ्रेंच भाषी लोगों तथा डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, अर्थात दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। यानी कि जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पे थोड़ी अलग सरकार चलती है और वहाँ पे दोनों लोग, जो दो भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें दोनों भाषाओं के लोगों का समान प्रतिनिधित्व। एक्चुअली क्या है कि एक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम है लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है, और दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है पर उनके पास पैसा कम है। तो समान प्रतिनिधित्व वहाँ पे उन लोगों को दे दिया गया है ताकि जो दोनों का बैलेंस बना रहे। तीसरे आखिर वो जो एक अगला पॉइंट है वो है सामुदायिक सरकार का गठन, यानी कि जो केंद्रीय सरकार और राज्य स्तरीय सरकार जो है, राज्य सरकार जो, उसके अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार है। जैसा हमारे यहाँ होता है स्थानीय सरकार, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, वहाँ पे जो तीसरे स्तर की सरकार है उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। ये जो है अपनी मतलब भाषा के आधार पर इस सरकार का गठन किया गया, सामुदायिक सरकार। यानी कि जो फ्रेंच भाषा और डच भाषा है, दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो फ्रेंच भाषा वाले अपने समुदाय की सरकार का गठन कर लेंगे और डच भाषा वाले अपने समुदाय की सरकार का गठन कर लेंगे। इसमें क्या है कि फ्रेंच भाषा वाले डच भाषी क्षेत्रों में जाके वोट नहीं देंगे, डच भाषा वाले फ्रेंच भाषा वालों को वोट नहीं देंगे, वो अपनी अपनी सरकार एक बना के रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि फ्रेंच वाले लोग अपने लिए चुनेंगे और डच वाले लोग अपने लिए चुनेंगे। ठीक, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा एवं भाषा जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी समुदाय है उसकी अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी भाषा होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो अधिकार हैं वो सामुदायिक सरकार को दे दिए गए हैं जो बेल्जियम में है। बेल्जियम मॉडल व्यवस्था जो है अत्यधिक सफल रही है। बेल्जियम जो है देश के अच्छे मतलब शांत देशों में से एक है, दुनिया के शांत देशों में से एक है, तो इसे अत्यधिक सफल माना जा रहा है इस व्यवस्था को। इसने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा दिया, यानी दो अलग अलग भाषाओं के लोग हैं उन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई की जो आशंकाएं हैं उस पर विराम लगा दिया है। गृह युद्ध का मतलब होता है देश की दो अलग अलग कम्युनिटी आपस में ही लड़ जाएं, देश के अंदर ही किसी चीज़ को लेके लोग जो है आपस में ही लड़ जाएं, या देश के लोग सरकार के खिलाफ ही लड़ जाएं, तो इसे अपनी सरकार के खिलाफ लड़ जाए, इसे गृह युद्ध कहते हैं। तो इस आशंका पर विराम लगा दिया गया है। दो प्रमुख समुदायों एवं वंश के बीच नागरिक संघर्ष को होने से भी रोका, जिसके फलस्वरूप यह देश एकजुट बना रहा है। अब अनेक यूरोपीय संघ बनाने
अच्छा, जब यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया गया तब ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यूरोपीय यूनियन है, जब यूरोपीय यूनियन बना या यूरोपीय संघ बना तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यानी यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है, संसाधन का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइए। संसाधन का क्या मतलब होता है? संसाधन मतलब कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी चीज जिसको उपयोग करके हम लोग कोई दूसरा चीज बना सके, इसको हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, आइए, कह रहे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है उसे संसाधन कहते हैं या संसाधन कहलाती हैं। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग यूज करके अपने काम की कोई दूसरी चीज़ बना लें जो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर दे, वो संसाधन कहलाती है। इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं उनको यूज करने के लिए हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी उसको यूज करके हम लोग थोड़ा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। तो जो कुछ भी चीज़ें हम लोग पूरे पर्यावरण में जो संसाधन हैं उनको यूज करके कोई नई चीज़ बना रहे हैं, उसको हम लोग रूपांतरण कहते हैं। तो वो किस पे बेस्ड है, किस आधार पे हम उन चीज़ों को रूपांतरित या उनको बदल रहे हैं। मतलब कोई भी एक ही चीज़ यूज करके एक से ज़्यादा तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो किस बेसिस पे हम लोग कोई एक चीज़ चूज़ करते हैं कि हम लोग इस चीज़ से ये पर्टिकुलर चीज़ ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए गेहूँ से ही बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन हम लोग किस बेसिस पे उससे ब्रेड ही बना रहे हैं या किस बेसिस पे रोटी ही बना रहे हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की उस जगह की प्रकृति कैसी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी उपलब्ध है और वहाँ की संस्थाएं आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इस पे डिपेंड करता है। कुछ जो है सांस्कृतिक व्यवहार पे भी डिपेंड करता है ये चीज़। ठीक है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब इंसान जो है पूरा हमारा, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि जो भी जीवधारी है, जो भी जैविक घटक हैं हमारे पर्यावरण के, स्पेशली मनुष्यों के लिए मैंने बताया कि मनुष्य जो होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, प्रक्रियाएं करता है, कुछ काम करता है और उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है जो उसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो जो पूरा जो क्या कहते हैं, जो हमारे प्रकृति के साथ जो हम लोग क्रिया कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करना शुरू किया है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हम लोग ये काम करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं और इस तरीके से हम लोग अपने आर्थिक विकास को गति देते हैं। संसाधन जो होते हैं हमारी ही प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो हम लोग नेचर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस वजह से जो है वो संसाधन जो है उन्हीं से निकल के आते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे देखेंगे, पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, किसी यूज़ में नहीं लाइए, तो उसको ऐसे संसाधन की तरह नहीं वो करेंगे। लेकिन उसी पानी को हम लोग क्या करते हैं, बांध बना कर रोक लेते हैं और बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से संसाधन की तरह से काम करना शुरू कर देता है। ज़मीन एज इट इज पड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर जब हम लोग बीज डाल के अनाज उगाना शुरू कर देते हैं तो ज़मीन एक संसाधन के रूप में काम करना शुरू कर देती है। मानव ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उस मानव को हमने पकड़ के किसी लेबर इंडस्ट्री में डाल दिया, तो एक तरह से उस इंसान को भी हमने संसाधन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। तो इससे ये समझ सकते हैं हम लोग कि जो मनुष्य होता है उसकी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो संसाधन का निर्माण करती हैं, यानी संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा मैंने बताया कि हम खुद ही एक बहुत बड़े संसाधन हैं जो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करके उनका प्रयोग करते हैं। अभी पीछे मैं यही चीज़ बता रहा था कि पर्यावरण में पाई जाने वाली चीज़ों को कैसे हम लोग संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। संसाधनों का अगर वर्गीकरण करेंगे तो संसाधनों को कई आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर करेंगे तो जैव और अजैव में होता है। जैव संसाधन वो हैं जो जीवित हैं, जो अलाइव हैं, और अजैव जो हैं जो निर्जीव हैं, उनको अजैव के अंदर डाला जाता है। समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन है या नहीं है, मतलब उनको नया बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे आधार पर हम लोग दो तरीके कर सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय या अनवीकरण योग्य। यानी कि जिनको दोबारा बनाया जा सकता है वो नवीकरणीय है, और जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता या बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा उनको अनवीकरणीय कहते हैं। इनको बनाने में लाखों साल का समय लग जाता है। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिक कौन है,
तो व्यक्तिगत हो सकता है संसाधन, या फिर सामुदायिक हो सकता है, या राष्ट्रीय हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर अगर आप देखेंगे तो संभावी हो सकता है, विकसित हो सकता है और संचित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण को आइए थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण जो किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जैविक और अजैविक हो सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं जैव और अजैव में विभाजित किए जा सकते हैं। जैव संसाधन वो हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, और अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी और चट्टानें हो गई। समाप्यता के आधार पर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इन्हें दो तरीके से बांटा जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो तेजी से पुनः पूर्ति योग्य होते हैं, यानी कि अगर हमने इनको यूटिलाइज कर लिया तो दोबारा इनको बनाया जा सकता है, बहुत तेजी से दोबारा बन जाते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका दोहन अगर हमने ढंग से कर दिया, पूरी तरह से कर दिया, तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। नवीकरणीय के जो एग्जाम्पल हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनके भंडार सीमित है और उनकी पुनः पूर्ति में बहुत अधिक समय लग जाता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अगर आप देखेंगे तो संसाधन जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि जो पर्सनल होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो अपने स्वामित्व में है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप का कोई संसाधन हो गया, कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसको वो कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है कोई चीज़। राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी एक देश को बिलोंग करता है, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि पूरी दुनिया के लिए जो संसाधन है, जैसे समुद्र का जल है, पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर अपना जहाज वहाज चला के लेके जाती है और अपना ट्रेड करती है। तो समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पूरे देश की भूमि जो होती है, पूरे देश के नागरिक होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधनों के अंदर बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं, जो जैसे मान लीजिए कि कोई डेयरी खोल दी गई है। अमूल जो डेयरी थी वो सामुदायिक संसाधन के रूप में पहले शुरू हुई थी, वहाँ पे एक जगह पे खोल के लोगों में सामुदायिक रूप से उसको यूज करना शुरू किया था, बाद में वो व्यक्तिगत हो गई। फिर व्यक्तिगत संसाधन के रूप में जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप लोग रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसको आप पैसा कमाने के लिए यूज कर सकें, वो व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आता है। विकास के स्तर के आधार पर अगर देखेंगे तो तीन तरह से हमने देखा है कि संभावी भंडार हो सकते हैं, विकसित भंडार हो सकते हैं और संचित कोष, तीन तरह के हो सकते हैं। अब संभावी भंडार की बात करें तो संभावी भंडार वे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में उपस्थित हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ है। क्षेत्र में उपस्थित तो है लेकिन उनका उपयोग होना शुरू नहीं हुआ है। जबकि संचित भंडार की बात करेंगे तो उनके उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं है तो सही, पर उनके लिए तकनीक उपलब्ध नहीं, उनकी तकनीक उपलब्ध है लेकिन प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। और विकसित भंडार वो हैं जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो तीन तरीके से किए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं? संभावी, विकसित और संचित। तो संभावी के अंदर जो है किसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं लेकिन उपयोग नहीं हुआ है। संचित भंडार जो है जिनके लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है लेकिन अभी शुरू नहीं किया है हम लोगों ने। और विकसित भंडार के लिए क्या है? जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अब जैसे किसी क्षेत्र में उपलब्ध संभावी भंडार के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यूरेनियम उपलब्ध है लेकिन अभी हम लोगों ने उनको उपयोग शुरू नहीं किया है, खासकर लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, संचित भंडार के बारे में बात करेंगे तो तकनीक उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, हाइड्रो पावर जो है उसको पूरी तरह से हमने उपयोग करना शुरू नहीं किया है। क्या कहते हैं, जो विंड पावर है उसको पूरी तरह से उपयोग शुरू नहीं किया है। सोलर पावर है, टेक्निक उपलब्ध है लेकिन अभी पूरी तरह से उपयोग उसका शुरू हम लोगों ने नहीं किया। विकसित भंडार संसाधन वे हैं जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे एग्जांपल देख लेंगे कि जो भी हमारे केमिकल है, माइनिंग है, इंडस्ट्री है, कोयला है, इन सब का उपयोग काफ़ी तेजी में हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवें का अथवा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अब गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वो होते हैं जिनको हम लोग परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की जगह पर उपयोग करते हैं, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन या स्रोत हैं वो तेजी से खत्म हो रहे हैं और वो खत्म हो जाएंगे तो उनके रिन्यूअल के लिए, उनके नवीकरण के लिए हजारों लाखों साल का समय लग जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में ऊर्जा की जो बढ़ती मांग है देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दी है। अब गैस और तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं तथा इनकी सीमित उपलब्धता भी है। तो आपूर्ति है वो कहाँ से होगी? तो इसलिए ऊर्जा आपूर्ति की जो सुरक्षा है उसके प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं। उसके अलावा परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको बहुत ज़्यादा अगर हम उपयोग करें तो उसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, जिससे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा होता है इनसे।
तो वर्तमान समय की मांग यही है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या जैविक ऊर्जा, इसके अलावा आणविक ऊर्जा भी, ये सारी चीज़ें तथा अपशिष्ट पदार्थों से जो उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया जाए। इन ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। अब परमाणु या आणविक ऊर्जा की अगर हम बात करें, परमाणु या आणविक ऊर्जा क्या होती है? परमाणुओं या अणुओं की संरचना में बदलाव करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको हम लोग परमाणु या आणविक ऊर्जा कहते हैं। अब परमाणुओं या अणुओं की संरचना में बदलाव कैसे किया जाता है? देखिए, दो तरीके हैं। या तो उनके जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ दिया जाए, तो तोड़ने से उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। उसके टूटने से जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जैसा कि परमाणु बम के केस में यूज किया जाता है, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है जो हमारे सूर्य में होता है, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ के एक हीलियम का एटम बनाते हैं। इस कंडीशन में भी बहुत सारा एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इसको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि परमाणु या अणुओं का जो है उनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। तो ऊष्मा के रूप में बहुत सारी एनर्जी विमुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अब उस ऊष्मा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए कर लेते हैं। जैसे यूरेनियम और थोरियम है, इनका प्रयोग जो है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम पाए कहाँ जाते हैं? झारखंड में, राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पाई जाती हैं। केरल में एक मोनाजाइट बालू होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। आगे सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सौर ऊर्जा जो है, चूंकि भारत हमारा उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंधीय देश का मतलब होता है, या उष्णकटिबंधीय एरिया ऐसे एरिया होते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में जो स्थित हैं उनको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। सोलर एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल सूरज जो है लगातार सीधा पड़ता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ से सोलर एनर्जी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमारा देश जो है उष्णकटिबंधीय देश है, इसी के बीच में हमारे देश की बहुत सारी भूमि पड़ती है, इन्हीं अक्षांशों के बीच में 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री के बीच में, टेक्निकली 6 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक जाता है हमारे देश का जो है अक्षांशीय विस्तार, लेकिन उस बीच में इतना आता है। तो हमारे सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी को यूज करके हम लोग सूर्य के प्रकाश से सीधे बिजली बना सकते हैं और इसका प्रयोग अनेक कार्यों में हम लोग कर सकते हैं। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तथा सुदूर क्षेत्र जो हैं, जो काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे आजकल सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय होती जा रही है। भारत में राजस्थान में जोधपुर का एक भड़ला सोलर पार्क है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो भड़ला सोलर पार्क है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों, जो कि गोबर से उपले बनाए जाते हैं वो, और तथा लकड़ी पर जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायता मिल रही है। जो उपले होते हैं या लकड़ी जो होती है जब जलती है तो इसमें कार्बन के बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलेगी अगर हम लोग सोलर ऊर्जा को यूज करना शुरू कर दें। अगला जो प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, सभी की व्याख्या करें। तो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, कोई भी ऐसी गतिविधि जिसको प्रयोग करके हम लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कुछ पैसे बनाते हैं, उनको आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो उनके हिसाब से जो प्रोडक्शन का जो एरिया है उनको तीन क्षेत्रों में बांटा गया, 3 क्षेत्रकों में बांटा गया। आर्थिक गतिविधियों को किस बेसिस पे, जो उनके किस तरीके के काम हो रहे हैं, कहाँ से काम होकर कोई चीज़ बनाया जा रहा है, उस बेसिस पे अगर आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो उस बेसिस पे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को। वो है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर रखते हैं। जैसे कोई भी, जैसे कृषि का प्रोडक्ट है, कोई खेती किसानी करके कोई अनाज उगाया जा रहा है, या फिर जो नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको नेचर खुद बनाती है, जिनको हम लोग सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मत्स्यन में मछली पालन हो गया, या फिर दूध के लिए हम लोग जो जानवरों का पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है उत्पादन हम खुद नहीं करते, ये सारी चीज़ें नेचर खुद बना के देती है। हम लोग क्या करते हैं, बस इनको कंट्रोल करते हैं और इनको यूज करके कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं।
यह क्षेत्र सीधे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कृषि, वन, मछली, इसमें कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन और तेल एवं गैस की निकासी शामिल है। तो जो भी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही हैं, नेचुरल रूप से नेचुरली बन जा रही हैं और उनको हम लोग निकाल के यूज करना शुरू कर रहे हैं या फिर उनको कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं, वो चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा है कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन जैसी चीज़ें जो हैं इसमें आ रही हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादातर प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने, वानिकी आदि से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा के ज़्यादा सेक्टर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसीलिए इनको एग्रीकल्चरल या एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर या एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रत्यक्ष उपयोग है, उन्हीं पर आधारित अनेक गतिविधियाँ जो हैं वो कौन सी हैं। कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है जिसके लिए मुख्यतः हम प्राकृतिक घटकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश एवं जलवायु पर निर्भर करते हैं। तो कपास जो है वो प्राकृतिक उत्पाद का एक उदाहरण है। सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्रकों के उत्पाद हैं उन्हीं को यूज करके हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण और विनिर्माण, जैसे मान लीजिए कोई प्राथमिक सेक्टर से जो भी उत्पाद निकल रहे हैं उनको यूज करके हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर या फिर द्वितीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। आइए देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो है उस आर्थिक क्षेत्र को कहते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल को तैयार वस्तुओं या उत्पादों में परिवर्तित करता है। तो जैसा मैंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें बन के निकली हैं उन्हीं चीज़ों को यूज करके कुछ नई चीज़ें, मतलब कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राथमिक क्षेत्र को यूज करके जैसे मान लीजिए सरसों निकला है तो उसको आपने उससे तेल जो बना लिया तो वो तेल जो होगा द्वितीय क्षेत्र का प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, आटा है, गेहूं को आपने यूज करके ब्रेड बनाना शुरू कर लिया तो ब्रेड जो है द्वितीय क्षेत्र का प्रोडक्ट माना जाएगा। अब अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनको यूज करके मैन्युफैक्चर कुछ नई चीज़ की जाती है। तो विनिर्माण प्रणाली यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के थ्रू कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र की वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं। जैसे मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं उनको प्रकृति उत्पादित करती है। इसमें क्या है, प्रकृति से उत्पादित चीज़ों को यूज करके हम लोग कुछ नया उत्पाद बनाते हैं। तो सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं है बल्कि निर्मित की जाती हैं, हम लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया आवश्यक होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, यानी द्वितीय क्षेत्र के लिए। इसमें उन गतिविधियों को शामिल किया गया है जो एक पूर्ण मूर्त उत्पाद बनाती हैं। इसमें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। अब विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको हम लोग विनिर्माण कहते हैं। और निर्माण का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बना ली, कई सारी बनी हुई चीज़ों को यूज करके कोई तीसरी चीज़ आप बना दी है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी को यूज करके मैंने ईंट बनाया तो ये विनिर्माण है। मैंने कोई केमिकल्स यूज किए, उससे सीमेंट बनाया, बहुत सारे माइनिंग करके मतलब पत्थर निकाले सबसे सीमेंट बनाया केमिकल्स को यूज करके, तो ये भी निर्माण है। लेकिन अगर मैंने वही ईंट और सीमेंट यूज करके अपना घर बना लिया तो इसे निर्माण कहते हैं। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र तो हो गया। तृतीय क्षेत्र वह होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सपोर्ट करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र से जो भी चीज़ें बनती हैं उनके स्टोरेज के लिए, उनको कहीं लेके आने जाने के, उनके परिवहन के लिए, उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए, उनके लिए मुद्रा का जो है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर मान लीजिए उनके विकास करना है, उनके बिजनेस का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए जो पैसे वैसे चाहिए, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, यानी सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाली गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है सेवाओं का उत्पादन करता है और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास में सहायता करता है।
ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करती हैं। यह स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, ये याद रखिएगा। ये तृतीय क्षेत्र जो होता है स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है बस। जैसे कि परिवहन, यानी जो भी प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र की चीज़ें हैं उनको लेके कहीं आना जाना, उनके लिए बाजार प्रोवाइड करना, उनका भंडारण करना, संचार, बैंकिंग, ये सब तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। ये गतिविधियां जो हैं वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं का सृजन करती हैं, इसीलिए तृतीय क्षेत्र मतलब ये सेवाओं का सृजन करती हैं, सेवाओं का उत्पादन करती हैं, इसीलिए इनको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि सेवा क्षेत्रक कौन सा क्षेत्रक होता है तो वो तृतीय क्षेत्रक होता है। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, द्वितीय सेक्टर को क्या कहते हैं, वो होता है हमारा निर्माण या विनिर्माण सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का तो उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तुओं के उत्पादन में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्विस अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, और सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर उद्योग की चीज़ें हो गई, इंटरनेट कैफ़े हो गए, ATM हो गए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे BPO कहते हैं, ज्ञान प्रक्रिया यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे KPO कहते हैं, और कॉल सेंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रही है, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के उत्पादों में कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, लेकिन इनका काम जो है अदर हेल्प करना है, अदर तरह की सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया की चीज़ों को एक दूसरे के लिए ओपन कर देना। पूरी दुनिया में बेसिकली यहाँ पे जनरली अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को बाजार के अर्थ में लिया जाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया के बाज़ारों को एक दूसरे के लिए खोल देना। मतलब एक देश का बाज़ार बाकी दुनिया की कंपनियों के लिए, बाकी दुनिया के बाज़ारों के लिए खुला है, वैसे ही बाकी दुनिया के बाज़ार भी इस देश के लिए खुले हैं। मतलब हर देश एक दूसरे के साथ खुले तौर पे व्यापार कर सकता है। तो अब केवल जब व्यापार होता है तो केवल व्यापार ही नहीं होता है, उस कंडीशन में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक सारे संबंध धीरे धीरे आपस में ओपन हो जाते हैं और ये सारे संबंध घनिष्ठ होने शुरू हो जाते हैं। तो वैश्वीकरण से जो तात्पर्य होता है विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना है। इससे क्या होता है, वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान बढ़ता है। यानी कि हमारा जो कल्चर होगा बाकी दुनिया के देशों में भी जाएगा, हमारी जो चीज़ें होंगी बाकी दुनिया के देशों में जाएंगी, हमारी टेक्नोलॉजी जो होगी बाकी दुनिया के देशों में जाएंगी और सेम चीज़ें बाकी दुनिया के देशों से हमारे देश में भी आएंगी। तो इस तरीके से हम सब लोग एक दूसरे की सभी चीज़ों के बारे में फेमिलियर होना शुरू होंगे और हमारा आर्थिक विकास भी इससे होता रहेगा। यह प्रक्रिया देशों की सीमाओं को कम प्रभावी बनाते हुए एकीकृत वैश्विक समुदाय का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एकीकृत वैश्विक समुदाय से मतलब है पूरा विश्व एक परिवार की तरह, जो वसुधैव कुटुंबकम वाला हिसाब है उस तरीके से करने का ये कोशिश करते हैं। बेसिकली ये लोग इसको ट्रेड एग्रीमेंट के लिए किए थे। ये सारा काम जो है, ये कॉन्सेप्ट आया है पूरा सारी दुनिया जो है ढेर सारा पैसा कमा सके, ढेर सारा पैसा बना सके, उसलिए आया था। लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग थोड़ा सा फैंसी टर्म दे देते हैं एकीकृत वैश्विक समुदाय करने के लिए। इसके जो है लाभ क्या क्या हैं? लाभ हैं, वैश्वीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के माध्यम से देशों की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। अब क्या है कि जो वैश्वीकरण होना शुरू हुआ है तो हर देश के पास नए नए बाजार आने शुरू हुए, नए अलग अलग देशों से बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनियां आनी शुरू हुई, उन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं। रोजगार के अवसर बढ़े हैं तो लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है और उनको नए नए रोजगार के अवसर मिलने शुरू, उन्होंने पैसा कमाने के नए नए तरीके निकालने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं, किसी देश ने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसका ट्रांसफ़र जो है वो दूसरे देश में वैश्वीकरण के माध्यम से कर सकता है। मान लीजिए अगर वैश्वीकरण ना हुआ हो तो जापान की टेक्नोलॉजी है कोई सी, हमारे देश तक कैसे आएगी? हम अपने देश का रास्ते बंद कर रखे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं घुस सकती। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत क्या हुआ है, अलग अलग देशों से दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई। तो विभिन्न देशों के बीच जो है तकनीकी के ज्ञान का आदान प्रदान भी तेज हुआ, जिससे
नवाचार यानी इनोवेशन और डेवलपमेंट को यानी विकास को बढ़ावा मिला है। उसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ है। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानने का भी मौका मिला है। तो एक दूसरे की संस्कृतियों की समझ बढ़ी है और समझ बढ़ने की वजह से आपस में सहयोग की भावना बढ़ी है, जिससे वैश्विक शांति, एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ गई है, जिससे वैश्विक शांति और स्थिरता में सहायता मिलनी शुरू हुई है। अब इसके जो नुकसान हैं, बेसिकली हमें आलोचनात्मक परीक्षण वो करना था ना, विश्लेषण करना था, तो बेसिकली इसके नुकसान ही हमें देखने थे। आइए नुकसान देख लेते हैं, चुनौतियाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो आर्थिक असमानता फैली है। सबसे पहले आर्थिक असमानता फैली है। अब चूंकि वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो हर किसी को समान रूप से नहीं मिले हैं। क्या हुआ, हमारे देश में छोटी छोटी बहुत सारी स्थानीय कंपनियां थी और या अभी भी हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां खुलती हैं, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण हुआ, बाजार ओपन हुआ, बहुत सारी बड़ी कंपनियां आ गई मार्केट में और उसकी वजह से जो छोटी कंपनियां थी उनके साथ जो है कम्पीट नहीं कर पाई, उनके साथ प्रतिद्वंदिता में पीछे हो गई या हार गई। उस चक्कर में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, जो उनमें मजदूरी करते थे, उन लोगों को काम मिलना बंद हो गया, उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो यही बात है कि वैश्वीकरण के लाभ जो हैं वो समान रूप से सबको वितरित नहीं हुए हैं, जिससे देशों और समाजों के भीतर आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं। आर्थिक विषमताएं मतलब किसी ने खूब ज़्यादा पैसा कमा लिया है और किसी को बिल्कुल ही मौका नहीं मिला है, जो कमा रहा था वो भी खत्म हो गया है। दूसरा, संप्रभुता का ह्रास हुआ है। संप्रभुता का मतलब होता है सोवेरेनिटी, यानी कि अपने फैसले अपने दम पे लेना, उसके बीच में किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार ना करना, इसे संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता का ह्रास कैसे हुआ, संप्रभुता खत्म कैसे होनी शुरू हुई है? अब क्या हुआ है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है, पूरी दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियम बनाने के लिए, उन नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ये नए नए नियम बनाने शुरू किए और उन नियमों को ज़बरदस्ती थोपा भी जाने लगा, चाहे किसी कंट्री को वो नियम मानने का मन हो या ना हो। तो इस तरीके से कोई कंट्री अपने सारे फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद नहीं थी। तो इस तरीके से संप्रभुता जो है उनकी धीरे धीरे उस पर असर पड़ना शुरू हुआ, संप्रभुता धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हुई। आइए इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव के कारण राष्ट्रीय नीतियों पर बाहरी दबाव पड़ा, यानी जो हमारे देश की नीतियां हैं, जिनके बारे में नियम सिर्फ हमें बनाना था, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, और चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आई हैं तो उनके लिए नियम बनाने के लिए हम पे पूरी तरह से हम लोग सफल नहीं रहे हैं, या फिर हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं रहे हैं, जिससे देश की संप्रभुता प्रभावित हुई है। अगली चीज़ है सांस्कृतिक एकरूपता। वैश्वीकरण के कारण कुछ स्थानीय संस्कृतियां विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि वैश्विक संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। तो जो कल्चर होता है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, एक देश का कल्चर दूसरे देश में आ रहा है, दूसरे देश का कल्चर तीसरे देश में जा रहा है, ऐसे कल्चर का जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हो रहा है। तो इसको वैश्विक संस्कृति कहते हैं। वैश्विक संस्कृति के प्रभाव में बहुत सारी लोकल संस्कृतियां धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर जाके खड़ी हो गई हैं। उसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव, ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जैसे जैसे उद्योग बढ़े हैं, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती चली गई है, और जैसे डिमांड बढ़ती चली गई है, उनको पूरा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लोग निकाल के ले आए हैं और उन टेक्नोलॉजी को स्टेब्लिश किया है। तो कहीं पर न कहीं पर हर जगह इंडस्ट्री लगाई गई है। इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होना शुरू हुआ है। उद्योगों का विस्तार से उद्योगों का विस्तार और उपभोक्तावाद के बढ़ते चलन ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब उद्योगों के विस्तार से पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ये उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्तावाद का मतलब है जो बहुत ज़्यादा सुविधा वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जिनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं, बस सिर्फ सुविधा के लिए या फिर शो ऑफ के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद के उनको यूज़ करना शुरू करते हैं। इसको उपभोक्तावाद कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी चीज़ें मार्केटिंग करके हम लोग को दिखाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग टेक्निक के चलते हम लोग फंस के उनको खरीद लेते हैं। तो इसे कंज्यूमरिज्म या फिर उपभोक्तावाद कहते हैं। तो उसके चलते जो बिना ज़रूरत की चीज़ें जो हमने खरीदना शुरू किया है, कंपनियों ने उनको बनाना शुरू किया, उसकी वजह से इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप हुई है। ज़्यादा इंडस्ट्री मतलब ज़्यादा प्रदूषण मतलब पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि वैश्वीकरण ने विश्व को कई लाभ तो प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उत्पन्न चुनौतियों का समाधान आवश्यक है, ताकि एक संतुलित और समावेशी वैश्विक विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैप बेस्ड है। नक्शे पे हम लोगों को जगह जो है मार्क करनी है। तो हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर देख लेते हैं, और उसके बाद जो है
उसको हम लोग मैप पे एक बार मार्क कर लेंगे। तो पहला है वह स्थान जहां वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कि आजकल पाकिस्तान में है, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तब से लाहौर उनके पास है। और 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस समय पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी इस कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला जो है वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद में है साबरमती, अहमदाबाद के अंदर साबरमती नाम की एक जगह है, साबरमती नदी के किनारे। तो वहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। कब से? 1930 से। तो इसे अहमदाबाद में है या साबरमती में, अहमदाबाद में, जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसे डाल देंगे। गुजरात में इसे मार्क करना है साबरमती, जो कि अहमदाबाद जिले के अंदर आता है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। 1951 में लिख रहा हूँ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में है। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो वही साबरमती से लेके दांडी तक गए थे गांधी जी, वो भी गुजरात में ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी जाके दांडी में नमक बनाए थे, वो भी गुजरात में है। तो दांडी में इन्होंने, ये भी 1930 की घटना है, तो दांडी में जाके इन्होंने नमक बनाया था, ये गुजरात में ही है। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। चौरी चौरा की घटना जो है 1922 की है, जो कि गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। सारी मार्किंग हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो था वो ये था कि जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। दूसरा प्रश्न जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अहमदाबाद साबरमती से हुआ था। अहमदाबाद जिले में ही पड़ता है वो, यहाँ पे अहमदाबाद दिया, चाहे तो आप साबरमती भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में है। चौथा क्वेश्चन जो था कहाँ पे गांधी जी ने नमक बना के कानून तोड़ा था, वो दांडी में गुजरात में है। और चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, ये गोरखपुर जिले की एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कुछ जगह मार्क करनी है, जैसे भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को ओ मार्क के द्वारा हमें दिखाना है। तो भारत के अंदर कुल 18 रेल प्रखंड यानी कि जोन है। रेल प्रखंडों को जोन भी कहा जाता है। तो अलग अलग कई सारे जोन हैं, 18 हैं, उनमें से किसी को भी आप दिखा सकते हैं। नई दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहीं अपना गोरखपुर भी एक रेलवे जोन है, प्रयागराज है। तो इनमें से कोई भी आप एक दिखा सकते हैं। कुल 18 होते हैं। देखते हैं इसमें किसको हम लोग कोई एक मार्क कर लेंगे। दामोदर नदी का चित्र जो है ये हमें दिखाना है नाम सहित। तो दामोदर नदी जो है हमारा ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास जाके मिलती है। पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र में चिन्हित करना है, उसमें हम भी अंदर चल के कर लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर एक पत्तन, तो पश्चिमी तट पे बहुत सारे पत्तन है, कोचीन है, मुंबई है। उसके अलावा गुजरात का एक सूती वस्त्रोद्योग का एक केंद्र जो है वो हमें दिखाना है। तो गुजरात में सूती वस्त्रोद्योग केंद्र जो है वो सूरत है। आइए देखते हैं। तो पहला जो था जोन इन लोगों ने पूछा था रेलवे जोन का, यहाँ मुंबई दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे गोरखपुर का भी दिखा सकते हैं, प्रयागराज भी दिखा सकते हैं, नई दिल्ली भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जोन हैं। दूसरा प्रश्न इन लोगों ने पूछा था कि दामोदर नदी कहाँ पे है। देखेंगे आप पश्चिम बंगाल में, ये झारखंड से निकलती हैं। झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। हुगली नदी वापस जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके अलावा तीसरा प्रश्न था एक पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था कांडला समुद्र पत्तन कहाँ पे है, तो ये हमारा गुजरात के अंदर है। और उसके अलावा जो है पांचवा प्रश्न जो है ये सूती वस्त्र उद्योग जो है गुजरात का पूछा था, जो कि सूरत में है। तो इस तरह से हमारा ये पहला सेट खत्म होता है। स्टॉप कर।